हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने इन्फ्लेशन के पार्ट 2 के बारे में बात की थी। उससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने इन्फ्लेशन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने कॉजेस, उसके बाद हमने इफेक्ट्स के बारे में बात की थी। फिर हमने बेस ईयर, उसके बाद हमने दो इंडेक्स देखे थे, एक WPI और एक CPI। तो ये सारा आप मेरे नेक्स्ट जो लास्ट मेरे 2 लेक्चर्स हैं उसमें आप देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा रिसेशन। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम रिसेशन की बात कर रहे हैं। और रिसेशन को सिंपल लैंग्वेज में आप क्या बोल देते हैं? तो इसको आप बोलते हैं मंदी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि मंदी क्या होती है और कैसे हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो देखो, मंदी बेसिकली होता क्या है? जब हम रिसेशन की बात करते हैं, जब हम रिसेशन की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं मंदी। हम कहते हैं ना, देश में मंदी आ गई। तो मंदी का मतलब क्या होता है? मंदी को हम बोलते हैं स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि जब भी किसी अर्थव्यवस्था की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें अगर स्लो डाउन हो जाए तो उसको रिसेशन बोला जाता है। और इसको जनरली जो टर्म किया जाता है, देखो अमेरिका में वहां पर इसको टर्म करते हैं 2 क्वार्टर से। तो 2 क्वार्टर का मतलब है यहाँ पर 3 मंथ्स। यानी कि थ्री मंथ्स का जो टाइम होता है, अगर लगातार स्लो डाउन चल रहा है 6 मंथ से, तो उसको हम रिसेशन बोल देंगे। अब देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर क्या है? तो सबसे पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है आपका प्रोडक्शन। फिर दूसरा जो मेन पार्ट है उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा जो हमारा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कंजम्पशन। तो ये तीनों चीजें हमारी किस में आती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, अब देखो, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ही स्लो हो जाएगी तो इसका मतलब जो कंपनीज हैं उनका जो प्रोडक्शन है, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब कंपनीज का प्रोडक्शन कम होगा तो इससे उनके प्रॉफिट पर भी असर पड़ेगा, उनका प्रॉफिट भी कम होगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो वो कंपनी जो गवर्नमेंट को टैक्स देती हैं वो भी कम हो जाएगा। और गवर्नमेंट का टैक्स कम हुआ तो इसका मतलब सरकार को जो रेवेन्यू आता है टैक्स से वो भी कम हो जाएगा। जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ही नहीं होगा तो सरकार एक्सपेंडिचर जो करती है किस पर? डेवलपमेंट पर। यानी हमारे कंट्री के डेवलपमेंट पर जो खर्चा करती है वो भी कम होगा। और जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो कंट्री में जॉब्स भी आपकी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। ठीक है, और ये क्या करता है? इट लीड्स टू अ सिचुएशन विच इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये एक ऐसी सिचुएशन को जनरेट करता है जिसको आप क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिसको आप बेरोजगार। तो हमें पता क्या चला कि जब भी रिसेशन आता है तो रिसेशन का रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है? तो रिसेशन का रिजल्टेंट हमें मिलता है बेरोजगारी से। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उनमें क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिसेशन क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। देखो, इन इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, रिसेशन क्या है? रिसेशन इज ए बिजनेस साइकिल कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जब बिजनेस साइकिल में कॉन्ट्रैक्शन होने लगे तो उसको हम रिसेशन बोलेंगे। व्हेन देयर इज ए जनरल डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में जनरल डिक्लाइन होता है। रिसेशन जनरली अकर व्हेन देयर इज ए वाइड स्प्रेड ड्रॉप इन स्पेंडिंग, जब लोगों के खर्चे में कमी आती है। देखो कैसे कमी आएगी? सपोज भाई आपके पास पहले जॉब्स थी, अब कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ तो उसने क्या किया? उसने वहां पर किया आपका क्या? कॉस्ट कटिंग। कंपनी क्या करेगी? कॉस्ट कटिंग करेगी। ठीक है, अब अगर पहले उसको 20 लोगों की जरूरत थी, अब उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो वो 10 लोगों को रखेगी। तो ये जो 10 लोग होंगे ये क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और जब ये लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो भाई इनकी डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो इनकी स्पेंडिंग भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है? या आप ऐसे कह सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट होंगे तो भाई पैसा नहीं है, यहाँ पर मनी क्या है? कम। जब मनी कम है तो स्पेंडिंग भी क्या होगी? कम। और स्पेंडिंग कम तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इट इज मे बी ट्रिगर्ड बाय वेरियस इवेंट्स। अलग अलग तरह से आता है, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, कोई एक्सटर्नल ट्रेड शॉक हो सकता है, एडवर्स सप्लाई शॉक हो सकता है, या फिर कोई एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर हो सकता है, जस्ट लाइक ए पेंडेमिक, लाइक कोविड 19 की वजह से आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ था। इतने समय से गवर्नमेंट की बहुत सारी
जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सब आपकी क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। अब देखो गवर्नमेंट यूजुअली रिस्पॉन्ड टू रिसेशन, कैसे वो रिसेशन को रिस्पॉन्ड करती है। तो आइए पूरा कॉन्सेप्ट हम इसको समझ लेते हैं, कैसे वो रिस्पॉन्ड करेगी रिसेशन को। तो देखो जब रिसेशन होता है, जब रिसेशन है तो ऑलरेडी हमें पता है कि मार्केट में पैसा नहीं है, मनी क्या है, कम है। और लोग क्या है, लोगों की जॉब्स ऑलरेडी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, जा चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, देखो वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेकर आएगी। क्या लेकर आएगी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेकर आएगी। और एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो मार्केट में जो पैसा है, जो मनी सप्लाई है या जो रिसोर्सेज हैं उनको क्या करेगी, बढ़ाएगी। और उसके लिए उसके पास क्या है, तरीके हैं। जैसे गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करेगी या फिर वो फिस्कल पॉलिसी का यूज करेगी। अब मॉनेटरी पॉलिसी से वो क्या कर सकती है, जो उसके रिजर्व्स हैं, जो उसके रिजर्व्स हैं जैसे कि सीआरआर हो गया आपका, एसएलआर हो गया आपका, रेपो रेट हो गया, इन सबको कम कर देगी। ठीक है, अभी आपने देखा होगा जब कोविड-19 का टाइम था तो आरबीआई ने क्या दिया है, जो आपकी ईएमआई थी उसके लिए उसने मोरेटोरियम दे दिया था। ठीक है, लोगों को बोल दिया था कि बैंक उनको 3 मंथ्स का 4 मंथ्स का टाइम दे, जिसमें लोग अगर अपनी ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं तो वो उनको टाइम दिया जाएगा। तो और अपने रिजर्व्स भी उन्होंने कम कर दिए, रिजर्व्स कम किए, उससे बहुत सारे जो लोन के इंटरेस्ट रेट थे आपके वो कम हो गए, लोग पैसा ले पाए। ठीक है, और फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी में एक तो एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो खर्चा कैसे कर रही है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये आप याद रखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लोगों को फ्री में क्या दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है उनको। ठीक है, फिर एक और पीएम स्वनिधि योजना चलाई है जो, ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। और लॉन्ग टर्म में वो क्या कर सकती है, जो टैक्सेस होंगे, जब बजट आएगा तो टैक्सेस को भी क्या कर सकती है, वो कम कर सकती है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है किसका, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। ठीक है, तो गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, एक्सपेंशनरी माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आएगी। ठीक है, सच एज इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को बढ़ाएगी, और इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डिक्रीजिंग टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाएगी और टैक्सेशन को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस इन्फ्लेशन। देखो डिस वर्ड जहां पर आता है, डिस आता है नेगेटिव के लिए। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा डिसीज। ठीक है, तो इसको जब आप तोड़ोगे, दिस इज कॉल्ड डिस प्लस ई। ठीक है, तो डिस इन्फ्लेशन यानी कि डिस प्लस इन्फ्लेशन। ठीक है, अब इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन है इंक्रीज इन प्राइसेस। ठीक है, और अब डिस लग गया तो इसका मतलब जो प्राइसेस इंक्रीज कर रहे थे अब वो क्या करेंगे, डिक्रीज। तो क्या है, डिस इन्फ्लेशन इज यूज टू डिस्क्राइब द स्लोइंग ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन। जब प्राइस इन्फ्लेशन क्या हो, स्लो, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं इट इज अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जब आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन को डिक्रीज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस इन्फ्लेशन। जैसे यहां से देखो, अगर मैं बोलूं कोई चीज आज 100 रुपीज, कल हुई वो 120 110 की, फिर हुई वो 120 की, फिर हुई वो 130 की। तो अब यहाँ से यहाँ में देखो 10 और बेस कितना है यहाँ पर 100, तो यहाँ इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 10% होगी। यहाँ से यहाँ में ये 110 है, 120 फिर से 10, लेकिन बेस है 110, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन 9% समथिंग होगी। फिर यहाँ से यहाँ में 10 लेकिन बेस है 120, तो यहाँ से यहाँ में इन्फ्लेशन 8.6 समथिंग आएगी। तो देखो प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन इन्फ्लेशन का रेट यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले 10 था, फिर 9, फिर 8। तो यही कहते हैं इट डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जिसको आप क्या बोलेंगे, डिस इन्फ्लेशन बोलेंगे। ठीक है, द टर्म शुड नॉट बी कंफ्यूज विद डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन वर्ड से आप डिस इन्फ्लेशन को कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि डिफ्लेशन क्या है, विच इज यूज टू डिस्क्राइब अ नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट। जब नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट होता है तो उसको हम डिफ्लेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे समझ में आएगा। ये जो कर्व है, इस कर्व में आप देखिए 3 सिचुएशन आपको यहाँ पर मैंने दिखाई है। पहली सिचुएशन क्या है, इन्फ्लेशन की। तो ये देखो 0 से राइज हो रहा है प्राइसेस यहाँ पर, और यहाँ से ये इन्फ्लेशन चल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज इन प्राइसेस। यहाँ पर प्राइसेस आपके इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलोगे, इन्फ्लेशन। फिर यहाँ से इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज होना शुरू हुआ और आ गया 0 पर, दिस इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, और उसके बाद ये नेगेटिव में चला गया, यहाँ पे 0 से नीचे जा रहा है, ये नेगेटिव में जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन। ठीक है, तो जब नेगेटिव होगा दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन,
जब रेट क्या होगा आपका डिक्रीज करेगा इन्फ्लेशन का, तो दिस इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। और जब प्राइसेस में राइज होगा तो उसको क्या बोलेंगे आप, इन्फ्लेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इन तीनों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम बोल रहे हैं राइजिंग प्राइसेस आर टर्म्ड एज इन्फ्लेशन, periods of decreasing inflation are termed as disinflation, और periods of negative inflation, जब inflation negative हो जाए, this is called deflation। ठीक है, periods of negative inflation उसको आप क्या बोलेंगे, deflation बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेशन। रिफ्लेशन जो है वो बेसिकली डिसइन्फ्लेशन का अपोजिट होता है। देखो रिफ्लेशन क्या है, रिफ्लेशन इज द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग मनी सप्लाई और बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता देती हूँ, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा, यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पहली चीज है हमारे पास डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास रिफ्लेशन। ठीक है, अब समझते जाना। देखो इस इन्फ्लेशन में हमने पहला पॉइंट क्या बोला कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं स्लोइंग द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हम इन्फ्लेशन के रेट को यहां पर क्या कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब स्लो कैसे करेंगे, देखो इन्फ्लेशन कब हो रही है ये ध्यान रखना है, जब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है। ठीक है, अब ये स्लो कैसे होगी, जब हम इस मनी सप्लाई को क्या करेंगे, इस मनी सप्लाई को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो कम करेंगे, और इसको कम करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा तरीका फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी पे हम तीन चीजों के बारे में ज्यादा बात करते हैं, सीआरआर के बारे में, एसएलआर के बारे में, या फिर रेपो रेट के बारे में। तो जब हमें मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, इसको कम करना है, तो इसको कम करने के लिए हमें जो ये रिजर्व्स हैं आपके, इनको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना। तो आरबीआई क्या करेगा, रिजर्व्स बढ़ा देगा। जब रिजर्व्स बढ़ाएगा तो उससे क्या होगा, देखो उससे जो आपके बैंक्स हैं उनके पास मनी सप्लाई कम हो जाएगी। बैंक्स के पास मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। अब मनी सप्लाई कम होगी तो उससे क्या होगा, जो लोन वो देते हैं उसके लिए मनी सप्लाई कम होगा, तो लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा उसको वो बढ़ा देंगे। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो जो कस्टमर था उसकी जो परचेजिंग पावर होगी वो क्या हो जाएगी, कम। और परचेजिंग पावर कम हुई तो डिमांड भी कम, और डिमांड कम तो यहां से कंट्रोल क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। ठीक है गाइस, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब फिस्कल पॉलिसी में हम क्या करेंगे, तो देखो फिस्कल पॉलिसी में मैंने बताया था आपको किसकी बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करती है गवर्नमेंट, और टैक्स की बात करती है। तो जब लोगों के पास ऑलरेडी पैसा जाता है तो वो एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, कम करेगी। ठीक है, यानी कि लोगों के लिए ज्यादा सुविधाएं नहीं देगी, और टैक्सेस को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। अब जैसे ही टैक्स बढ़ेगा तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, कम। अब सेविंग कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, और डिमांड कम होगी तो फिर से इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो। अब रिफ्लेशन इसका अपोजिट है, तो देखो रिफ्लेशन में पहला पॉइंट क्या होगा, तो रिफ्लेशन में हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम करेंगे स्लोइंग द रेट ऑफ डिफ्लेशन। यहां पर हम किसके रेट को स्लो करेंगे, डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में मनी सप्लाई कम है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। फिर बढ़ाने के लिए वही दो तरीके, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी से क्या करेंगे, जो रिजर्व रेशो है क्या है, सीआरआर है, एसएलआर है, रेपो रेट है, इसको आरबीआई क्या करेगा, तो आरबीआई कम कर देगा। ठीक है, अब कम करेगा तो बैंक के पास क्या होगा, जो मनी सप्लाई होगी वो बढ़ेगी। बढ़ेगी तो जो लोन का इंटरेस्ट रेट होगा, लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कम होगा, और लोन का इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जो कस्टमर होगा उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो यहां से क्या कंट्रोल होगा, आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल। अब फिस्कल पॉलिसी से क्या होगा, फिर यहीं से वही चीजें, एक एक्सपेंडिचर और एक क्या होगा आपका टैक्स। एक्सपेंडिचर क्या करेगी, गवर्नमेंट ज्यादा करेगी, लोगों को सहायता देगी, और टैक्सेस को भी क्या कर देगी, क्लियर है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो कभी भी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं श्योरिटी दे रही हूँ।
तो देखो रिफ्लेशन क्या है, इज द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग मनी सप्लाई बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस एंड इट इज द अपोजिट ऑफ डिसइंफ्लेशन। ये किसका अपोजिट है, आपका डिसइंफ्लेशन का। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैगफ्लेशन। तो देखो स्टैगफ्लेशन दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है स्टैग्नेशन, यानी कि स्टैग्नेशन ग्रोथ। ग्रोथ क्या हो गई है, स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मतलब कांस्टेंट हो गई, रुक गई है, जहां है जो चीज वहीं रुक गई है। और साथ में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब इंक्रीज इन प्राइसेस, यानी कि प्राइसेस लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो स्टैग्नेंट ग्रोथ हो गई, ग्रोथ भी, जीडीपी भी नहीं बढ़ रही है, प्राइसेस भी लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी ग्रोथ स्लो डाउन होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, उससे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होगी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होगी तो वो किसको लेकर आएगी, ये अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर आएगी। क्लियर है। तो देखो स्टैगफ्लेशन दो शब्द से मिलकर बना है, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। तो इसमें क्या होगा, जब स्टैग्नेशन होगा तो जीडीपी स्लो होगी और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। और उससे इन्फ्लेशन में फिर जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो अर्निंग्स भी कम हो जाएंगी। सीधी सी बात है, अगर हमारे पास जॉब नहीं होगी तो हमारी अर्निंग्स नहीं होगी, और अर्निंग्स नहीं होगी तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि साथ साथ क्या हो रहा है, आपके पास ना जॉब है, आपके अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, आपकी जीडीपी लो हो रही है, और साथ में प्राइसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये चारों स्थिति क्या होती है, ये स्टैगफ्लेशन का पूरा सिनेरियो होती है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैग्नेंट ग्रोथ और साथ में क्या है आपका इन्फ्लेशन, तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिलिप्स कर्व। तो फिलिप्स कर्व देखो हमें दो चीजों के बारे में रिलेशन बताता है। फिलिप्स कर्व हमें क्या कहता है, तो फिलिप्स कर्व हमें ये कहता है कि जब भी आप रिलेशन निकालोगे किसके बीच में, आप इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशन निकालोगे और आप अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन निकालोगे। ठीक है। तो वो कहता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसी रिलेशनशिप है, इनवर्स। यानी कि आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, आप दूसरे को बढ़ाओगे तो ये वाला घट जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या कहता है, देखो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, मार्केट में मनी का बढ़ना, पैसा ज्यादा होना। पैसा ज्यादा होगा तो उससे ग्रोथ भी होगी, ये भी आप ध्यान रखें। ग्रोथ होगी तो उससे क्या होगा, अब मनी है, देखो मनी है तो गवर्नमेंट एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी तो डेवलपमेंट होगा। ठीक है। डेवलपमेंट होगा तो जॉब्स आएंगी, जॉब्स आएगी तो इकोनॉमी ग्रो भी करेगी। क्लियर है। लेकिन अब उससे होगा क्या, अब इन्फ्लेशन को अगर आप कम करोगे, साथ साथ इन्फ्लेशन भी हो रही है, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रही है ना। अब सपोज गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही है तो ये सब भी तो हटेगा ना। तो इससे क्या होगा, जॉब्स कम होंगी, फिर ग्रोथ भी कम होगी, डेवलपमेंट भी कम होगा, एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा, मनी भी कम होगा। तो वो किसको लेकर आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर आएगा। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था, फिलिप्स कर्व ने। तो ये देखो बता रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, इन्फ्लेशन है, और यहाँ पर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। जब इन्फ्लेशन इतना है तो अनएम्प्लॉयमेंट 2% है, लेकिन जब इन्फ्लेशन 5 हुआ अनएम्प्लॉयमेंट 4 हो गया। अब इन्फ्लेशन को मैं यहाँ पर ले आऊं 3 पर, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा, और फिर मैं इसको और कम करूं तो ये आ जाएगा। और एक समय ऐसा भी हो सकता है कि ये नेगेटिव भी चला जाए, यानी कि ये जो कर्व आप देख रहे हो ये आपका ऐसे भी हो सकता है। क्लियर। तो फिलिप्स ने हमें यही बताया था, द फिलिप्स कर्व इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय A.W. फिलिप्स स्टेटिंग दैट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव अ स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप। इनके बीच में स्टेबल और इनवर्स रिलेशनशिप है। दिस थ्योरी क्लेम्स दैट विद इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स इन्फ्लेशन, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इन्फ्लेशन बढ़ता है, विच इन टर्न शुड लीड टू मोर जॉब्स, जिससे ग्रोथ होती है तो जॉब्स आती है, एंड लेस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और उससे क्या होगा, जब जॉब्स बढ़ेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ पर पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब दो छोटी छोटी सी चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक चीज आती है जिसको आप कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। ज्यादा डार्क लग रहा है मुझे, मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है। चलिए, कोर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो देखो कोर इन्फ्लेशन हम कैसे निकालते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन होता है आपका टोटल इन्फ्लेशन माइनस क्या करेंगे आप, फूड एंड फ्यूल के प्राइसेस। इनको आप क्या कर देंगे, इसमें से रिड्यूस कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन। ठीक है।
अब इंडिया में नहीं चलता है क्योंकि हम फ्यूल के प्राइसेस के लिए हमें दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। फिर एक कॉन्सेप्ट आप कभी कभी देखेंगे, एक चीज पूछी जाती है इन्फ्लेशनरी गैप, समझ लीजिए, वैसे एग्जाम में कभी नहीं आता है ये। तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, सपोज किसी कंट्री की इकोनॉमी है और उस इकोनॉमी का जो पोटेंशियल है, उस इकोनॉमी का जो पोटेंशियल है वो है आपका सपोज $100 बिलियन, ठीक है, और उस इकोनॉमी ने परफॉर्म किया है आपका 110 बिलियन या आपका डॉलर, तो यानी कि $100 बिलियन का पोटेंशियल था, परफॉर्म किया 110, तो $10 बिलियन, ये आपका क्या कहलाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप कहलाएगा, ठीक है। अब इसी का अपोजिट हो जाता है रिसेशनरी गैप, ठीक है। तो रिसेशनरी गैप आप कैसे निकालेंगे, अगर $100 बिलियन की इकोनॉमी है और वो परफॉर्म करती है आपका $90 बिलियन, यानी कि $10 बिलियन माइनस में है, तो इसको आप बोलोगे रिसेशन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये पूरा कॉन्सेप्ट था, पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगी इसके इक्वेशन के, और उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, जो भी आपको क्वेरी हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।